गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू ऑल बच्चों। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर निधि गोयल, ABSD डिपार्टमेंट से। बच्चों, हम लोग यहाँ पर अपना इनकम टैक्स कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें हमने अभी तक क्या क्या स्टडी किया। हम स्टडी कर रहे थे कि कौन कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि एक्सप्रेसली अलाउेबल हैं। ओके, एक्सप्रेसली अलाउेबल मतलब स्पष्टतः स्वीकृत खर्चे, है ना। इन स्पष्टतः स्वीकृत खर्चों में हमने बिल्डिंग से रिलेटेड, ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, देन साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड एक्सपेंसेस पढ़े थे। साइंटिफिक रिसर्च पर तो हमने क्या पढ़ा था, भारित कटौती भी पढ़ी थी, है ना। यानी कि हमें जो, अगर हम आउटसाइडर इंस्टीट्यूशंस को अमाउंट डोनेट करते हैं तो हमें 100% की जगह 150% तक डिडक्शन दी जाती है विद स्पेसिफिक कंडीशंस। ओके, नाउ अब हम आगे से स्टडी करेंगे और कौन कौन सी ऐसी डिडक्शंस हैं जो कि हमें इसमें दी जाती हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखिए पेटेंट एंड कॉपीराइट्स। तो बच्चों 3 पॉइंट हमने स्टडी किए थे। अब 4th पॉइंट देखिए आपको, एक्सपेंसेस ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट्स एंड कॉपी। एक्सपेंसेस ऑन ऑफ पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स। तो इसमें बच्चों अगर आप पेटेंट्स और कॉपीराइट्स इसको प्राप्त करने के लिए, है ना, इसके एक्विजिशन में किसी भी तरह का कोई भी खर्चा करते हैं, तो हमने पढ़ा था कि हमारे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इस पर हम 25% एप्रिसिएशन की छूट देते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए इसमें 1998 के तक, उसके पहले तक 14 समान किश्तों में 14 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिडक्शन दी जाती थी। लेकिन असेसमेंट ईयर 13-14 के पहले चूँकि हमारे 13 ईयर ख़त्म हो चुके हैं, 14 ईयर्स ख़त्म हो चुके हैं, तो हमने वो डिडक्शन बंद कर दी है ना। अब हम सिर्फ 25% डेप्रिसिएशन की ही छूट देते हैं। और ये याद रखिए, किसी भी कंडीशन में ये पेटेंट की जो भी कॉस्ट है उसके 25% से ज़्यादा नहीं हो सकती। मेरा मतलब है कि डिडक्शन कभी भी नेगेटिव में नहीं जाती है। ठीक है, तो आप देख लीजिए अप टू 1498 तक, ठीक है, डिडक्शन इन 14 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ये 14 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिडक्शन दी जाती थी। बट नाउ अभी कैसे दी जाती है, 25% डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसको जो भी प्राप्त करने की लागत है उसका 25% डेप्रिसिएशन की छूट यहाँ पर दी जाती है ना। मैंने आपसे बात की कि जो पहले 14 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में छूट दी जाती थी, असेसमेंट ईयर 13-14 के पहले ही खत्म हो चुकी है। तो आपको क्या याद रखना है, पेटेंट और कॉपीराइट पे 25% डेप्रिसिएशन। लेकिन ये किसी भी कंडीशन में उसकी जो कॉस्ट है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, अगर आप इन पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, इस तरह की किसी भी आपकी असेट्स को सेल कर देते हैं, तो आपका सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो उनका डिफरेंस हमारा कैपिटल गेन होता है। हमने अभी अपना जब लास्ट एग्जाम्पल देखा था साइंटिफिक रिसर्च में, वहाँ भी हमने ये बात की थी। ठीक है, तो अगर आपकी सेलिंग प्राइस सपोज 40,000 है और कॉस्ट आपकी 30,000 ही थी, तो फिर इस कंडीशन में 10,000 हमारा कैपिटल गेन में टैक्सेबल होता है। और जो 30,000 आपको सेल करके रियलाइज हुआ है कॉस्ट तक, वो हमारा यहाँ बिजनेस हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा पेटेंट एंड कॉपीराइट। देन हमारा नेक्स्ट हेडिंग है एक्सपेंसेस ऑन ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज यानी दूर संचार सेवाओं के लिए। देखिए बच्चों, हमने 2 डिडक्शंस की बात की। एक है एक्सपेंसेस ऑन ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, है ना। अगर आपने टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए कोई भी खर्च किया है तो उसके लिए। दूसरा, एक्सपेंसेस फॉर ऑब्टेनिंग राइट्स टू यूज स्पेक्ट्रम फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। अगर आपने दूर संचार सेवाएं, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में स्पेक्ट्रम को यूज़ करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए कोई खर्च किया है, तो बच्चों दोनों कंडीशन में हम सेम डिडक्शन देते हैं। क्या डिडक्शन देते हैं, जितने सालों के लिए आपने लाइसेंस लिया है या जितने सालों के लिए आपने स्पेक्ट्रम लिया है
उतने ही सालों में हम उस एक्सपेंस को डिवाइड कर देते हैं। सपोज़ कीजिए आपने लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए 60,000 का पेमेंट किया और आप 6 साल के लिए आपको लाइसेंस मिला है, तो आप क्या करेंगे 60,000 बाय 6 यानी कि 10,000 हर साल आप उसको बांट देंगे और इस तरह से 6 सालों में हम उसको डिडक्शन देंगे। अगर आपने ये खर्च बिजनेस स्टार्ट करने के पहले ही कर दिया था तो फिर उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो फिर उस कंडीशन में जिस साल आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ उसी साल से आपको ये डिडक्शन दे दी जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आप लिख लीजिए, दोनों के लिए सेम है बच्चों, डिडक्टेबल इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। Over the term of the license, over the term of the license और स्पेक्ट्रम, कुछ भी हो सकता है, मैं दोनों का कॉमन लिख रही हूँ, लाइसेंस और स्पेक्ट्रम। स्टार्टिंग द ईयर in which payment is made। नॉर्मल में तो आपने जब भी पेमेंट दिया तब से आप इसे स्टार्ट करेंगे, और अगर बिजनेस स्टार्ट करने के पहले ही आपने ऐसा खर्चा कर दिया था तो फिर जिस साल से बिजनेस स्टार्ट किया मतलब सेम हो गया। ठीक है, डिडक्टेबल इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ओवर द टर्म ऑफ द लाइसेंस और स्पेक्ट्रम स्टार्टिंग द ईयर इन विच पेमेंट इज मेड, है ना। तो जितने वर्ष की अवधि का आपका लाइसेंस है या स्पेक्ट्रम है उतने ही सालों में हम इसे बराबर बांट देंगे और इसकी छूट दे देंगे। तो ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी, पेटेंट और कॉपीराइट पे 25% डेप्रिसिएशन, लाइसेंस और स्पेक्ट्रम उनको यूज़ करने के लिए उनकी जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में इक्वल डिवाइड कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, जो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस। अगर स्पेसिफाइड बिजनेस यानी निर्दिष्ट व्यवसाय पर कोई भी खर्चा किया जाता है तो फिर उसकी हमें 100% डिडक्शन दी जाती है। यहाँ पर बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी छूट दी जाएगी, रेवेन्यू के साथ साथ कैपिटल आयगत के साथ पूंजीगत व्ययों की भी छूट दी जाएगी, केवल 3 चीज़ों को छोड़कर, भूमि यानी लैंड, गुडविल ख्याति और वित्तीय प्रलेय यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑल कैपिटल एक्सेप्ट लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। ऑल कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर अलाउड। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आती है, ठीक है, सारे आयगत और पूंजीगत खर्चों की हम छूट दे देंगे, किनको छोड़कर, लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़कर। लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है बच्चों के निर्दिष्ट व्यवसाय से क्या मतलब है, व्हाट इज स्पेसिफाइड बिजनेस। अगर हम इस टर्म की बात कर रहे हैं तो स्पेसिफाइड बिजनेस में बच्चों बहुत सारी कैटेगरीज इसमें आती हैं, जैसे कि आप अगर 100 बेड का कोई हॉस्पिटल बनाते हैं, ठीक है, आप 2 स्टार या से ज़्यादा 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल्स बनाते हैं, ठीक है, उनकी कंस्ट्रक्शन पर और उनके ऑपरेशन को इसमें शामिल किया गया है ना। शीतागार श्रृंखलाएं होती हैं यानी कि कोल्ड स्टोरेज चेन्स होती हैं, वो सब इसी का पार्ट होती हैं। कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए यानी कि उसकी स्टोरेज के लिए अगर आप किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करते हैं वो इसका पार्ट होता है। खाद निर्माण के लिए अगर आप किसी भी तरह का प्लांट इस्टेब्लिश करते हैं, और इनलैंड कंटेनर डिपो हो गए हैं, मधुमक्खी पालन है ना, एपीकल्चर हो गया है, तो मतलब ये सारी चीज़ें, बहुत लंबी इसकी लिस्ट है, ये सारी चीज़ें स्पेसिफाइड बिजनेस में आती हैं। तो अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस में किसी भी तरह का कोई भी खर्चा करते हैं तो फिर आपको कैपिटल और रेवेन्यू दोनों तरह के एक्सपेंसेस की छूट दी जाती है। देन इसके बाद आता है ग्रामीण विकास कार्यक्रम संचालित करने वाले संघों को भुगतान, यानी पेमेंट्स टू इंस्टीट्यूशंस फॉर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अगर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने वाले कोई भी इंस्टीट्यूशंस हैं और उनको आप किसी भी तरह का पेमेंट कर रहे हैं तो फिर उस पेमेंट पर ध्यान दीजिए, ऑल अमाउंट डिडक्टेबल इफ एक्सपेंसेस मेड बिफोर 1 मार्च 83। अगर इस तरह का प्रोजेक्ट 1 मार्च 83 के पहले स्टार्ट हो चुका है,
इसके लिए कंपल्शन है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 1 मार्च 1983 के पहले स्टार्ट हो चुका हो, तो फिर इस पर आपको सारे के सारे एक्सपेंसेस की छूट दे दी जाएगी। या फिर आपने इस तरह के एक्सपेंस 1 मार्च 1983 के पहले करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, और फिर वो अब भी कंटिन्यूशन में चल रहे हैं, या फिर ये आपने पहले कर दिए थे, तो फिर इस तरह के जितने भी एक्सपेंसेस हैं ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, ये सारे 100% डिडक्टेबल हैं, ठीक है। देन अधिसूचित कौशल विकास परियोजनाओं पर कंपनीज के द्वारा, वे ध्यान दीजिए कंपनी करदाता की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, कंपनी एसएससी की। अगर कंपनी एसएससी किसी भी जो नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं इन पर कोई भी एक्सपेंस करता है, या फिर अधिसूचित कृषि विस्तार परियोजनाओं पर व्यय, यानी नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, नोटिफाइड, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, ठीक है। इस पर अगर आपने कोई भी एक्सपेंडिचर किया, या फिर ये भी यही है नोटिफाइड कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो इन दोनों पर है ना, दोनों पर 150% की रिबेट डिडक्शन आपको दी जाएगी। जितना आप खर्च करेंगे उसका 150% आपको छूट दी जाएगी। तो इस तरह से इसमें मैंने 4 पॉइंट आपको बताए हैं। अगर आप निर्दिष्ट व्यवसाय यानी स्पेसिफाइड बिजनेस पर कोई भी एक्सपेंस करते हैं, ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर आर डिडक्टेबल, 100% डिडक्टेबल एक्सेप्ट लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। देन ग्रामीण विकास कार्यक्रम को संचालित करने वाले संघ हैं अगर, तो उनको रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए 100%, पर इसमें कंडीशन है कि ये 1 मार्च 1983 के पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए, इसके एक्सपेंसेस उसके पहले स्टार्ट हो जाने चाहिए। देन नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं या नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, कौशल विकास या कृषि विस्तार परियोजनाएं, तो इन पर आपको 150% डिडक्शन दी जाएगी, ठीक है। तो बच्चों ये पॉइंट्स आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे डिडक्शंस हैं, लेकिन आप इनको अगर 2-3 बार स्टडी करेंगे तो आपको ये लर्न होने लगेंगे, फिर क्वेश्चंस के साथ साथ ये आपको और ज़्यादा अच्छे से लर्न हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद और कौन कौन से डिडक्शंस हैं, अभी तो बहुत सारी डिडक्शंस हैं। देन बच्चों इसके बाद देखिए नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, अगर आप कोई भी कंपनी है उसको अमलगमेट कर दिया जाता है, यानी उसका एकीकरण कर दिया जाता है या उसका अवलियन डीमर्जर कर दिया जाता है, और इससे रिलेटेड आपके कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं तो फिर इनकी डिडक्शन भी आपको दी जाती है ना। तो देखिए एकीकरण या अवलियन के व्ययों की कटौती, बच्चों पॉइंट नंबर देख लीजिएगा जो भी हो, एकीकरण या अवलियन के व्ययों की कटौती। अच्छा, एकीकरण होता है अमलगमेशन, और अवलियन होता है डीमर्जर। मर्ज करना तो मतलब एक साथ कर देना, और डीमर्जर का मतलब है उनको अलग अलग कर देना, लेकिन इसमें कंडीशन है कि ये एक्सपेंस 98 के बाद होना चाहिए, है ना। अगर ये एक्सपेंस आफ्टर 31 मार्च 99 के बाद हुआ है तो ही इसकी डिडक्शन दी जाएगी। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिडक्शन अलाउड इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। इसकी डिडक्शन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में दी जाएगी, ठीक है, और 31 मार्च 99 के बाद दी जाएगी, है ना। देन उसके बाद देखिए वॉलंटरी रिटायरमेंट पे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति व्यय। अगर किसी भी एम्प्लॉई को, कोई भी एम्प्लॉई को आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे रहे हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम भी लगा लीजिए इसके लिए, किसी भी
कर्मचारी को आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंतर्गत अगर उसको रिटायर कर रहे हैं तो उस पर होने वाले जो एक्सपेंसेस हैं उसकी डिडक्शन आपको दी जाएगी। ठीक है, डिडक्शन इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, 5 समान किश्तों में इसकी छूट दी जाएगी, यानी मैं इसको बोल सकती हूँ 1/5 पर ईयर। हर साल आपको जितने भी आपके एक्सपेंस है उसके 1/5 की छूट दे दी जाएगी। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का अगर आपको दिया जाता है और आप उसमें कोई भी खर्च करते हैं तो फिर उस कंडीशन में आपको एक्सपेंसेस के 1/5 की छूट दे दी जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद देखिए नेक्स्ट, खनिजों की खोज पर किए गए व्ययों के संबंध में। खनिजों की खोज पर किए गए व्ययों के संबंध में, है ना, amortization of expenses, amortization of expenses, prospecting etc. on certain minerals। कई सारे इसके अंदर खर्चे आते हैं बच्चों, मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड, खनिजों की खोज से रिलेटेड अगर आप किसी भी तरह के कोई भी खर्चे करते हैं तो उसकी छूट इसमें दी जाती है। 10 सालों तक इसकी छूट आपको दी जाती है, और अगर 10 सालों में आपका ये एक्सपेंडिचर रिकवर नहीं होता है तो फिर इसको आगे नहीं ले जाया जाता। 10 सालों में ही इस एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, किसको डिडक्शन दी जाती है? इंडियन कंपनी को, भारतीय कंपनी को, या फिर एक निवासी करदाता को, है ना, रेजिडेंशियल को। तो देखिए, या तो हम इसे कहेंगे इंडियन कंपनी को और निवासी रेजिडेंट इंडियन, रेजिडेंट असेसी। छूट दी जाती है भारतीय कंपनी को, इंडियन कंपनी को, या फिर जो रेजिडेंट असेसी है, निवासी करदाता है, इसी को इसकी छूट दी जाती है। और इसके लिए भी वैसे तो इसमें कई सारे प्रोविजंस हैं, हमारे काम का क्या है, 7वीं अनुसूची के 7th जो शेड्यूल है उसके ए और बी पार्ट, 7वीं अनुसूची के भाग अ और ब, है ना, 7th शेड्यूल के पार्ट ए और बी में लिखित खनिजों की खोज, लिखित खोज और विकास पर जो भी आपके 7th शेड्यूल के पार्ट ए और बी में मेंशन्ड हैं, उन सारे मिनरल्स की अगर आप कोई भी खोज करते हैं या फिर उनका डेवलपमेंट करते हैं तो फिर उस पर आपको इसकी छूट दी जाती है, इसकी रिडक्शन दी जाती है। तो अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस ऑन प्रोस्पेक्टिंग एटसेट्रा ऑन सर्टेन मिनरल्स इंडियन कंपनी को, भारतीय कंपनी को और रेजिडेंट एसएससी को दी जाएगी, और 7वीं अनुसूची के भाग अ और ब में लिखित खनिजों की खोज और विकास पर ही ये छूट दी जाती है। ठीक है, छूट दी जाती है 1/10 ऑफ ईच ईयर, इसका ए, बी और ये सी, 1/10 ऑफ each year, 1/10 of expenses in each year, understood है, 1/10 in each year up to 10 years। 10 सालों तक ये छूट दी जाएगी आपको, लेकिन किसी भी कंडीशन में अगर कोई भी अनएब्जॉर्ब्ड एक्सपेंसेस हैं, अशोधित खर्चे हैं, तो फिर उसे आगे नहीं ले जाया जाता। 10 साल के बाद इसका चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो ये हैं आपके मिनरल्स। ठीक है, फिर इसमें एक पॉइंट और आता है, एक्सपेंसेस ऑन फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस, यानी कि परिवार नियोजन व्यय। परिवार नियोजन को अगर प्रोत्साहन देने के लिए आप कोई भी खर्चे करते हैं तो फिर उस कंडीशन में आपको कितनी छूट दी जाती? कर्मचारियों को परिवार नियोजन प्रोत्साहन पर व्यय, है ना, कर्मचारी मतलब एम्प्लॉइज को, एक्सपेंसेस ऑन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस पे
आपको ये छूट दी जाती है अगर आप कर्मचारियों को परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करते हैं। तो ये केवल और केवल कंपनी करदाता को ही छूट दी जाती है ना। किसको दी जाती है? ओनली टू कंपनी एसएससी। कंपनी एसएससी को दी जाती है। और दूसरा ये छूट कैसे दी जाती है? 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है। 1/5 ईच ईयर, हर साल 1/5 खर्चों की छूट दी जाती है अप टू 5 ईयर्स, 5 सालों तक आपको इन खर्चों की छूट दी जाती है, ठीक है बच्चों। देखिए कितनी सारी डिडक्शंस हो गई। एकीकरण या विलयन के व्ययों की कटौती हो गई, लेकिन ये 31 मार्च 1999 के बाद होना चाहिए। ओके, कितनी छूट दी जाएगी? 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में दी जाएगी। देन वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए है तो इसकी भी 5 किस्तों में छूट दे दी जाएगी, ठीक है। खनिजों की खोज पर आपने कोई व्यय किए हैं तो ध्यान दीजिए, भारतीय कंपनी को या निवासी करदाता को, इंडियन कंपनी या रेजिडेंट को दी जाएगी। और 7th शेड्यूल के पार्ट ए और बी में जो भी मिनरल्स मेंशन है उनके लिए दी जाएगी, उनकी खोज और विकास पर, ठीक है। देन 10 सालों तक ये छूट दी जाती है, 10 के बाद इसे आगे नहीं ले जाया जाता। जिस साल आपका बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर आपने ऐसी कंडीशन है तो उस साल से स्टार्ट करके आगे 9 सालों तक और दे देंगे हम, मतलब 10 साल तक इसकी छूट दी जाती है। और अगर फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस, प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस, आपने परिवार नियोजन को प्रोत्साहन देने के लिए कोई भी खर्च किए हैं, कंपनी एसएससी, सिर्फ कंपनी के लिए है ये बात, तो फिर उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में छूट दी जाती है अगले 5 सालों तक, ठीक है बच्चों। इसमें अब कुछ बहुत, एक तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का रह गया है, प्रारंभिक व्ययों की कटौती, और उसके अलावा कुछ छोटे छोटे प्रोविजंस हैं एक्सप्रेसली अलाउेबल में, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। और इसके साथ कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर स्वीकृत व्यय होते हैं, यानी कि कॉमन एक्सपेंसेस हैं जो कि अलाउड होते हैं आपके, ओके। आपके जो नॉर्मल कॉमर्स में आप अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं, ट्रेडिंग P&L में जिन्हें आप डेबिट करते हैं, वो कौन से एक्सपेंसेस हैं। जनरली उन एक्सपेंसेस को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो आपके बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। उनमें कुछ एक्सेप्शनल हैं, उनको हम देखेंगे। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कि डिसअलाउड हैं, जिन्हें हमें कभी अलाउड नहीं करना है, माइनस नहीं करना है, अगर कर दिया तो फिर से ऐड करेंगे, ठीक है। आप तब तक ये प्रोविजंस लर्न कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।